हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन इस पे। तो दोस्तों, आपके 5th सेमेस्टर के एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। आई होप आप में से ज़्यादातर बच्चों ने एडमिशन ले लिए होंगे। और मैं आपको बता दूं कि आप में से ज़्यादातर बच्चों ने जनरल इलेक्टिव के अंदर प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स को चुना होगा। अगर ये सब्जेक्ट आपने चुना है जनरल इलेक्टिव के अंदर तो बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट है, बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं जो इसमें से पूछे जाते हैं, और मैं आपको दिलाऊंगा पूरे इस सब्जेक्ट में 75 में से पूरे 75 मार्क्स। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसका लेसन फर्स्ट, इसके अंदर कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलते हैं वो उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और कैसे इसके अंदर क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और आपकी जो लेसन 1 है वो है प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी एंड चॉइस। काफी अच्छा लेसन है, बहुत ही अच्छा लेसन है। इसके अंदर आपको काफी सारी चीजें अपनी 12th क्लास से रिलेटेड मिल जाएगी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देर के साथ। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन ऑन कर देना, वीडियो को लाइक करके हर जगह शेयर करना मत भूलना। और मैं आपको बता देता हूँ कि इस बार है, आपको सभी बच्चों को पता है एनईपी, तो एनईपी के थ्रू क्वेश्चन पूछे जाएंगे बहुत ही ज्यादा घुमा फिरा के। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को टिल द एंड वॉच करना बिना किसी तरीके से स्किप किए हुए। ठीक है, तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने खोल लिया आपके सामने आपका पीडीएफ, और ये जो पीडीएफ है रहने वाला है बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 5th और इकोनॉमिक्स का ही प्रोग्राम है। पीडीएफ है जर्नल इलेक्टिव का, ये आपका सब्जेक्ट रहने वाला है प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसके अंदर दोस्तों टोटल 12 लेसन है, जिसके अंदर सारे के सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और हर एक लेसन में से कुछ लेसन इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर से 2 क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे। जैसे कि लेसन फर्स्ट के अंदर से आपके मैं अप्रोक्स बता देता हूं कि 2 क्वेश्चन 100% आपसे इस लेसन के अंदर से पूछ जाएंगे। तो ये लेसन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कट मत करो, कट मत करो, कट मत करो, वीडियो को कट मत करो। ठीक है, बात करें इसके परिचय के बारे में, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, तो इसके अंदर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम पढ़ लेते हैं। क्या बोला है कि धन के उत्पादन, वितरण और उपभोग या मानवीय इच्छाओं की संतुष्टि के भौतिक साधनों के संबंध में मनुष्य का संस्थागत व्यवहार पैटर्न एक विशेष आर्थिक प्रणाली का विशिष्ट चिन्ह होता है। ठीक है, लेकिन ऐसी किसी भी व्यवस्था की नींव में हमेशा कुछ सार्वभौमिक आर्थिक स्थितियां पाई जाएगी। हालांकि प्रत्येक आर्थिक प्रणाली की अपनी विशिष्टता होती है, फिर भी कुछ बुनियादी आर्थिक समस्याएं सभी में समान होती है। लेकिन मैं आपको बता दूं इस इंट्रोडक्शन का मतलब क्या है। भाई आर्थिक प्रक्रिया, हमारी जो भी इकोनॉमिक प्रक्रिया होती है वो सामान्य रूप से मानवीय इच्छाओं की संतुष्टि करते हुए आराम चलती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। क्या क्रिएट होती है? प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो प्रॉब्लम्स कौन सी क्रिएट होती है ये हम जानेंगे। आपको पता है कि एक अर्थव्यवस्था के अंदर 3 प्रकार की केंद्रीय समस्या उत्पन्न होती है। बात करें हम, अगर हम केंद्रीय समस्या की, 3 प्रकार की केंद्रीय समस्या उत्पन्न होती है। क्या उत्पादन करा जाए, उत्पादन कैसे करें, उत्पादन किसके लिए किया जाए, कैसे उत्पादन करें, क्या उत्पादन करें, फिर किसके लिए उत्पादन किया जाए, व्हाट प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस या हाउ टू प्रोड्यूस। ये हमारे 3 मेजर फैक्टर निकलते हैं केंद्रीय समस्या के, और इससे रिलेटेड पूरा एक 15 मार्क्स का क्वेश्चन तैयार होता है। दोस्तों मैं ध्यान से सुन लो मेरी बात, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है जो क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, देखिए कि एक अर्थव्यवस्था के अंदर कितनी केंद्रीय समस्या उत्पन्न होती है तथा आप उस समस्याओं को समझाइए और उनका समाधान बताइए। सिंपल सी बात। तो क्या उत्पादन करें? आपको पता है कि भाई बहुत सी ऐसी वस्तु होती है जो उपभोक्ता नहीं खरीदना चाहता है, या फिर बहुत सी ऐसी वस्तु होती है जो उपभोक्ता खरीदना चाहता है, लेकिन उनके संसाधन, हमारे पास उन वस्तुओं को प्रोडक्शन करने के लिए संसाधनों की कमी होती है, उनका आवंटन हम सही से नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो और उनकी कीमतों को सही से हम निर्धारण नहीं कर पाते कि उनकी कीमत कैसे रखी जाए। उपभोक्ता गरीब भी है, अमीर भी है, तो ये सारी चीजें इसके अंदर देखी जाती है। तो इससे हमारा पहला प्रॉब्लम निकल के आती है कि क्या उत्पादन करें। जैसे इसके अंदर पढ़ते हैं, यह प्रश्न किसी समाज द्वारा उत्पादित की जाने वाली वस्तुएं और सेवाओं और प्रत्येक की मात्रा के संबंध में चुने गए विकल्पों से संबंधित है। मतलब भाई वस्तु और सेवाओं तो हमने उत्पन्न कर दी, लेकिन प्रत्येक की मात्रा हम कैसे चुने, उसको कितनी मात्रा में हम प्रोडक्शन करें ये हमें देखना है।
इसमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं और सेवाओं के लिए संसाधन के आवंटन के बारे में निर्णय शामिल है। मतलब इसके अंदर हम भाई कौन कौन सी वस्तुएं बनाएंगे, कौन कौन सी सेवाएं देंगे, तो उसके लिए हमें कौन कौन से साधनों की जरूरत पड़ेगी, तो उनके लिए हम आवंटन करेंगे, उनके निर्णय लेंगे। ठीक है। बाजार अर्थव्यवस्था में यह निर्णय मुख्य रूप से उपभोक्ता द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की मांग के माध्यम से लिया जाता है। मतलब सिंपल सी बात यह है कि भाई हम क्या उत्पादन करें, तो उसका मेन फैक्टर क्या निकल के आता है कि भाई उपभोक्ता जो कस्टमर है उसकी कितनी डिमांड है उस वस्तु को लेकर, कि भाई अगर भाई हम वस्तु का उत्पादन कर भी दे, उसको प्रोड्यूस भी कर दे, तो क्या उपभोक्ता मार्केट में वो वस्तु हमारी खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। तो ये सारी चीजें भी हमें देखनी पड़ती है, तब जाकर हम उसकी कीमतें भी निर्धारण करते हैं। ठीक है भाई, उत्पादन कैसे करें, अब बात तो हमने भाई एक चीज का पता लगा लिया क्या उत्पादन करें, अब पता लगाए कि भाई कैसे उत्पादन करें। देखिए कुछ सारी वस्तु, कुछ ऐसी वस्तु होती है जिनके लिए हमें है ना काफी सारे मशीनरीज, रॉ मटेरियल इनकी जरूरत होती है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत होती है हमें भूमि की, श्रम की, पूंजी की और उद्यमिता की। ठीक है, भूमि भाई कहाँ पर हमें इसका प्रोडक्शन करना, श्रम कितनी ज्यादा कॉस्ट लगेगी हमारी, पूंजी हमें कितनी पूंजी इसमें शुरुआत में लगानी है, उद्यमिता इसका प्रोडक्शन कौन करेगा। समझ में, तो इन सारी चीजों में फिर हम देखते हैं कि भाई इसके अंदर हमें कौन सी तकनीक यूज करनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसके अंदर मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। अब अगर अंत में मेन टॉपिक है, बात करें आखिरी समस्या क्या होती है, किसके लिए उत्पादन करें। देखिए आप लोग जानते हो कि भाई समाज है, जैसे भारत है, भारत के अंदर काफी प्रकार के लोग रहते हैं। ठीक है, कोई भाई निम्न वर्ग का है, कोई मध्य वर्ग का है, कोई उच्च वर्ग का है। ठीक है, गरीब भी है, अमीर भी है और मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं। तो एक उत्पादक ये देखता है कि भाई हमें एक्चुअल में प्रोडक्शन किन वस्तुओं का करना चाहिए, ताकि जो हमारे धनी वर्ग है वो भी इसको खरीदे, हमारे मिडिल क्लास फैमिली के वो भी इसे खरीदे, और जो हमारे निचली क्लास फैमिली के वो भी इस वस्तु को खरीद सके। ठीक है, तो ऐसे उसको यहाँ पर, उसकी यहाँ पर इसके सामने उत्पादन के सामने क्या आती है, उत्पादकता के सामने क्या आती है, समस्या उत्पन्न होती है कि भाई अब हम प्रोडक्शन करें तो ऐसी कौन सी वस्तु का प्रोडक्शन करें ताकि वो तीनों वर्ग के लोग उस वस्तु को खरीद भी ले और उन तक वो वस्तुएं पहुंच भी जाए और हमको हमारा प्रॉफिट भी मिल जाए। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर पढ़ो क्या बोला है, यह प्रश्न समाज के सदस्यों के बीच वस्तुओं और सेवाओं के वितरण से संबंधित है। यह आय वितरण के मुद्दों से संबंधित है। बिल्कुल आय वितरण, भाई एक है हाई क्लास फैमिली, एक हाई क्लास फैमिली उसके पास तो काफी सारा पैसा है, तो उसके लिए कोई सा भी प्रोडक्शन बना दो, कोई सा भी प्रोडक्ट लॉन्च कर दो, वो खरीद लेगा। अगर वो हाई क्लास फैमिली का है तो उसके लिए आप आईफोन बना दो, आईफोन जैसे बनाओगे, जैसे मार्केट में आ जाएगा वो खरीद लेगा। अब मिडिल क्लास फैमिली का है तो वो सोचेंगे कि यार अभी तो सैलरी नहीं आई, क्या करे, किस्तों में ले या ना ले, तो वो है ना मिडिल क्लास फैमिली के लोग क्या करेंगे, उस आईफोन को खरीदने के लिए या तो सालों लगा देंगे, महीने लगा देंगे, फिर उसको क्या करेंगे ईएमआई के थ्रू खरीदेंगे, तो उन्हें समस्या उत्पन्न होगी। और जो रही बिल्कुल निम्न वर्ग के लोग, वो तो इसे खरीदेंगे नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर एक समस्या उत्पन्न हुई यहाँ पर। ठीक है, तो इसीलिए देखो आईफोन के जो यूजर्स है, आईफोन के जो यूजर्स है वो बहुत कम है। ठीक है, बट अब धीरे धीरे आजकल की, मतलब जो 10,000 की जॉब करता है ना, जो 10,000 की जॉब कर रहा है ना, 10,000 की, वो भी आईफोन को क्या कर रहा है, किस्तों में निकाल रहा है, अपने किस्तों में खरीद रहा है अपने शौक पूरे करने के लिए। ठीक है, एक शौक है ना बहुत गलत चीज होती है जो नहीं लगनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे वो क्या करता है, तो उसके सामने यहाँ पर होती है समस्या कौन सी, आय वितरण की। ठीक है, और उत्पादित वस्तुएं और सेवाओं को विभिन्न व्यक्तियों और समूह के बीच कैसे आवंटित किया जाए। अब भाई हमने आईफोन तो बना लिया, लेकिन आईफोन को हम लोगों तक कैसे पहुंचाए, क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा ऐड चलाएंगे। तो भाई जिनके घर में अखबार नहीं आता है तो उनको ऐड के बारे में पता ही नहीं, जिनके पास में स्मार्टफोन नहीं है उनको ऐड के बारे में पता ही नहीं, वो गूगल चलाएंगे नहीं, तो क्या पता रहेगा। ठीक है, तो ये भी एक समस्या उत्पन्न होगी इसके अंदर। बाजार अर्थव्यवस्था में वितरण उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति जो सामान और सेवाओं की खरीद में सक्षम है पर क्रय शक्ति पर आधारित है। मतलब भाई उनकी क्या, अगर भाई हम आईफोन लॉन्च कर रहे हैं तो क्या उनकी क्रय शक्ति है, उस वर्ग की क्रय शक्ति है वो आईफोन खरीदने की। इसीलिए आप लोग देखोगे कुछ जो वस्तुएं ऐसी है जिनकी डिमांड कम है लेकिन प्राइस हाई है।
प्राइस हाई है क्यों? क्यों क्यों? देखिए कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिनकी प्राइस हाई होती है क्योंकि उन्हें पता है, प्रोडक्शन वालों को पता है कि भाई इंडिया के अंदर है ना 3 प्रकार के लोग रहते हैं, मिडिल क्लास फैमिली, निम्न क्लास फैमिली और हाई क्लास फैमिली। तो ज्यादातर अगर हम आईफोन बनाएंगे तो आईफोन ज्यादातर तो हाई क्लास फैमिली तो लेंगी ही लेंगी। उसके लिए चाहे अगर हम 2 लाख रुपए की प्राइस रख दे, 2 लाख रुपए की भी अगर हम प्राइस रख दे तो वो खरीदेगा। लेकिन जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं वो 2 लाख रुपए में क्या करेंगे, किस्तों पे निकलवाएंगे। तो वो क्या करते हैं, आईफोन के काफी अलग अलग फीचर्स बना देते हैं, आईफोन आईफोन प्रो, आईफोन प्रो मैक्स ऐसे बना देते हैं, है ना। तो उनकी कीमतें अपने हिसाब से रखते हैं। फिर वो क्या करते हैं, उनकी जो रैम और जीबी होती है उसके अकॉर्डिंग, रैम और रोम के अकॉर्डिंग फिर उनकी वो प्राइस डिसाइड करते हैं। तो ऐसी सारी चीजें, उनकी समस्या उनके ऊपर क्या होती है, हावी होती है, उनके उनके सामने ऐसी समस्या क्रिएट होती है। तो ये 3 केंद्रीय समस्या है जिनके अंदर मैंने आपको प्रोडक्शन क्या करना है और कैसी वस्तुओं का प्रोडक्शन करना है और किसके लिए प्रोडक्शन करना है ये मैंने बता दिया। और साथ में मैंने इसके अंदर आपको एग्जांपल भी दे दिया आईफोन का। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के पूछा जाए आप लोग कर देना प्लीज, ठीक है, कर देना। और बाकी वीडियो यहाँ तक अच्छी लग रही है तो लाइक कर दो। अब एक मेन क्वेश्चन निकल कर आता, कौन सा, अवसर लागत और उत्पादन संभावना वक्र, पीपीसी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और उत्पादन संभावना वक्र। देखो अगर सरल भाषा में मैं बताऊं आपको, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अवसर लागत क्या होती है भाई, एक अवसर को मतलब जैसे आपके सामने 2 अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ आपके सामने रख दिया, एक तरफ रख दिया मैंने पिज्जा और एक तरफ रख दिया मैंने बर्गर। पिज्जा है 200 रुपए का, बर्गर है 50 रुपए का, ठीक है। पिज्जा में बहुत ज्यादा चीज, बर्गर में भी बहुत ज्यादा चीज। पिज्जा में नहीं है आलू, बर्गर में है आलू। पिज्जा में नहीं है पनीर, बर्गर में है पनीर। पिज्जा में सिर्फ कैप्सिकम, टमाटो और ऑनियन, लेकिन वो सब बर्गर में नहीं है। तो उपभोक्ता वहां पर क्या देखेगा कि यार अगर मैं बर्गर खाऊंगा तो मैं थोड़ा सा खा पाऊंगा, लेकिन मैं पिज्जा खाऊंगा 200 रुपए देकर तो मैं ज्यादा खा पाऊंगा। तो वहां पर क्या करेगा कि यार बर्गर में 50 रुपए जा रहे हैं, पिज्जा में 200 रुपए जा रहे हैं और 4 स्लाइस आ रही है, और बर्गर में 50 रुपए देके इतना सारा चीज मिल रहा है। तो वहां पर क्या करेगा, जो उसने पिज्जा छोड़ दिया, उसने पिज्जा को छोड़ दिया और वो खा रहा बर्गर। तो जब वो उसने पिज्जा को छोड़ा और उसने खाया बर्गर, तो उसने जो चीज छोड़ दी और जो चीज उसने अपना ली वो उसके लिए क्या होगी, अवसर लागत। समझे, वो जो चीज आपने छोड़ दी और जो चीज आपने अपना ली, जो चीज छोड़ी और उसके बदले में जो चीज आपने अपनाई वो होगी आपकी अवसर लागत। ठीक है, अब हम इसको प्रैक्टिकली पढ़ते हैं, समझो। अवसर लागत से तात्पर्य अगले सर्वोत्तम विकल्प के मूल्य से है। कर देना वही बात, मतलब पिज्जा को छोड़ो बर्गर को खाओ, सर्वोत्तम विकल्प, सर्वोत्तम विकल्प जिससे किसी अन्य विकल्प को चुनने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए या त्याग दिया जाना चाहिए। बात वही होगी यहाँ पर, ठीक है। सरल शब्दों में यह उस चीज की कीमत है जिससे आप कुछ और पाने के लिए त्याग देते हैं। जैसे मान लो भाई 200 रुपए में आप पिज्जा खा रहे थे और 50 रुपए में बर्गर। 200 रुपए आपके पास में आप खर्च कर सकते हो, लेकिन आपने उस 200 रुपए में सिर्फ एक पिज्जा खाया, लेकिन आपने 50 रुपए देके बर्गर भी खा लिए, 150 रुपए बचा लिए, और उन 150 रुपए से आप कुछ और भी खरीद सकते हो, फिर कुछ और भी खा सकते हो। और आज के टाइम पे 150 रुपए की 2 टी शर्ट आती है, आप वो टी शर्ट भी खरीद सकते हो। समझ भाई बात। तो ये हुई आपकी अवसर लागत की भाई एक सर्वोत्तम विकल्प लिया आपने, दूसरा विकल्प को बिल्कुल त्याग दिया। ठीक है, ये इसके अंदर उदाहरण दिया हुआ है, समझ लेना। अगर बात करें आपका उत्पादन संभावना वक्र, पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है, देखिए उत्पादन संभावना वक्र 2 वस्तुओं या सेवाओं के विभिन्न संयोजन का एक ग्राफिकली प्रतिनिधित्व है। मतलब 2 वस्तुएं भाई, उनकी कीमत बढ़ रही है तो उसकी डिमांड कैसे बढ़ रही है, उसकी डिमांड कैसे कम हो रही है, और उसकी डिमांड बढ़ रही है तो उसकी कीमत कैसे कम बढ़ रही है। ये सारी चीजें देखकर उस चीज को क्या करना, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना, वो होता आपका पीपीसी। जैसे जो एक अर्थव्यवस्था अपने स्तर की प्रौद्योगिकी और उपलब्ध संसाधनों को देखते हुए उत्पादन कर सकती है। मतलब इसके अंदर भाई एक अर्थव्यवस्था के अंदर उसके पास में क्या तकनीकी है और उसके पास में क्या उसके लिए उपलब्ध साधन है, उनको देखकर वो तैयार करेगी। पीपीसी अवसर लागत की अवधारणा को दर्शाता है। वही बात होगी,
पीपीसी अवसर लागत की अवधारणा को दर्शाता है। मतलब पीपीसी जो कर्व है वही चीज दिखाता है कि भाई एक वस्तु को छोड़ के हमने दूसरी वस्तु को अपनाया और एक अर्थव्यवस्था का सामना करने वाले व्यापार बंधों को दर्शाता है। ठीक है, अब देखिए एक बात बताता हूं, यहाँ पर मैंने यहाँ पर सिर्फ आपको समझाया है कि अवसर लागत और उत्पादन संभावना वक्र क्या है। ठीक है, इसके अंदर से अगेन आपका 15 मार्क्स का लास्ट क्वेश्चन बनकर तैयार होगा। 15 मार्क्स का लास्ट क्वेश्चन है और यही आपके ये दो ही क्वेश्चन आपके इसके अंदर से बनकर तैयार होंगे। लेकिन वीडियो मत रोको अभी, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा है। यहाँ पर ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, इसलिए ये क्वेश्चन 15 मार्क्स है। समझिए, ये क्वेश्चन एनईपी के थ्रू आपसे पूछा जाएगा और आपसे पूछा जाएगा बहुत ही ज्यादा घुमा फिरा के। अब ये घुमा फिरा के कैसे पूछा जाएगा ये समझिए। बोला है अवसर लागत का उत्पादन संभावना वक्र से संबंध स्पष्ट करते हुए उत्पादन संभावना वक्र के ढलानों की संभावना को समझाए। मतलब भाई उत्पादन संभावना वक्र कैसे कैसे ढलता है, कैसे कैसे ऊपर होता है, फिर कैसे कैसे रहता है किसके अंदर, अवसर लागत के अंदर। मैंने थोड़ा कंफ्यूज कर दिया आपको, मैं समझाता हूँ, सुनो। अवसर लागत और उत्पादन संभावना वक्र क्या है संक्षिप्त में वर्णन करें, साथ ही उत्पादन संभावना वक्र के ढलान को समझाइए। ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। जो बच्चे ने इस वीडियो को यहां तक देखकर कट कर दिया होगा वो बच्चे को हो जाएगा लॉस। ठीक है, लॉस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बोला है लगातार अवसर लागत के तहत पीपीसी का आकार। मतलब लगातार का यहाँ पर देखो एक है ना वर्डिंग मिस्टेक है, यहाँ पर बता देता हूं मैं। लगातार का मतलब है कांस्टेंट, कि भाई जब अवसर लागत बिल्कुल कांस्टेंट रहती है, जब अवसर लागत बिल्कुल कांस्टेंट रहती है, बिल्कुल स्थिर रहती है, तब पीपीसी का आकार कैसा होता है इसके अंदर आपको बताना है। मतलब देखो अब यहाँ पर है ना क्वेश्चन यही बन सकता है कि भाई अवसर लागत और उत्पादन संभावना वक्र के अंदर संबंध स्पष्ट करें तथा उत्पादन संभावना वक्र के आकारों को संक्षिप्त में वर्णन करें अवसर लागत के अंतर्गत। ठीक है, तो आपको पीपीसी जो कर्व है वो अवसर लागत के अंदर ही आपको समझाना है। कैसे कि भाई अगर अवसर लागत कांस्टेंट रहती है तो जो पीपीसी है हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, उत्पादन संभावना वक्र का आकार कैसा होगा। देखो तीन कंडीशन होगी। पहली जब अवसर लागत कांस्टेंट रहेगी, दूसरी जब अवसर लागत बढ़ेगी, तीसरी जब अवसर लागत घटेगी। ठीक है, तीनों कंडीशन को हम अच्छी तरह समझते हैं, राइट। देखिए जब अवसर लागत स्थिर रहती है, एक अर्थव्यवस्था अपने संसाधनों को एक वस्तु उत्पादन से दूसरे उत्पादन में स्थानांतरित करती है तो उत्पादन संभावना वक्र एक रेखित आकार लेता है। ठीक है, इसका अर्थ है कि वक्र एक सीधी रेखा है। मतलब यहां पर देखा जब अवसर लागत स्थिर रहेगी ना तो जो हमारा उत्पादन संभावना वक्र है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, मतलब स्ट्रेट लाइन में रहता है। ठीक है, इसका कारण यह है कि एक की भलाई का दूसरे के लिए त्याग निरंतर बना रहता है, एक सतत व्यापार बंध। देखिए इसको आप समझिए किससे, वक्र से। ये वक्र है, यहां पर समझिए अवसर लागत, अवसर लागत के अकॉर्डिंग आप यहां पर वक्र को इसको समझिए। मैं थोड़ा जूम करके आपको सही से समझा देता हूं। ठीक है, यहां पर 20, 40, 60, 80 और 100। यहां पर क्या 20, 40, 60, 80, 100 बोला है कॉटन इन बेल्स और वीट। आप यहां पर समझिए भाई पहले उस 20 की क्वांटिटी ले रहा था, देखिए 100 की क्वांटिटी पहले इसने इसकी खाई 100 की क्वांटिटी। ठीक है, लेकिन अब वो क्या कर रहा है कि जो उत्पादक है वो उसने क्या किया, इसकी 80 की क्वांटिटी ली। इसकी क्या ली उसने, 80 की क्वांटिटी ली। तो इसने यहां पर 80 क्वांटिटी ली तो इसकी क्वांटिटी बढ़ गई भाई साहब। पहले भाई ये 100 की क्वांटिटी पूरी 100 क्वांटिटी ये ले रहा था तो यहां पर इसकी क्वांटिटी 0 थी ना। अब इसने यहाँ की इसकी क्वांटिटी कम करी, यहाँ पर इसने इसकी लागत को छोड़ा, अवसर लगने लगा, मतलब इसने दूसरी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने लगा। तो इसने 100 से इसकी क्वांटिटी कम कर दी 80 की, ये इतने का इसका उपभोग कर रहा है तो यहाँ पर इसकी क्वांटिटी बढ़ गई 30 की। ये इसकी यहाँ पर 30 की क्वांटिटी ले रहा है। फिर यहाँ पर इसने और कम कर दी 60, फिर यहाँ पर इसकी क्वांटिटी बढ़ गई 50 की आ गई। फिर यहाँ पर क्वांटिटी इसने कम दी और 40 कम कर दी। फिर इसने यहाँ पर बिल्कुल 70 पे ले गया।
फिर इसने यहाँ पर बिल्कुल 20 कर दी, तो यहाँ पर ये कितनी आ गई, 90 पर आ गई। देन अब इसने यहाँ पर कॉटन की क्वांटिटी को बिल्कुल लो कर दिया, बिल्कुल लो कर दिया, तो यहाँ पर बीट जो इसकी गेहूं की क्वांटिटी थी वो इसने पूरी बढ़ा दी। तो उसने क्या करा, धीरे धीरे इस अवसर लागत को छोड़ता गया और दूसरी अवसर लागत को पकड़ता गया। तो यही बात बोली है पीपीसी में कि अगर अवसर लागत स्थिर रहती है, अगर अवसर लागत हमारी स्थिर रहेगी, यहाँ पर धीरे धीरे अगर कम होती चली जाएगी, स्थिर रहती चली जाएगी, तो दूसरे का हम त्याग करते चले जाएंगे और उस दूसरे की तरफ हम शिफ्ट होते चलेंगे। तो क्या होगा, जो पीपीसी कर्व है वो बिल्कुल हमारा एक स्ट्रेट लाइन बनता चले जाएगा। समझ में आई, एक स्ट्रेट लाइन बनता चले जाएगा, जो कि इसके अंदर मैंने अच्छी तरह आपको समझाया हुआ है लिखकर, आप लोग यहाँ पर पढ़ लेना, ठीक है। चलिए दूसरा है इसके अंदर, अगर बढ़ती अवसर लागत के तहत पीपीसी का आकार, भाई अगर अवसर लागत बढ़ रही है, अगर अवसर लागत बढ़ रही है तो हमारा पीपीसी का आकार कैसा होता है, ये देखिए। जब किसी अर्थव्यवस्था में किसी विशेष वस्तु का अधिक उत्पादन होने पर अवसर लागत बढ़ जाती है तो उत्पादन संभावना वेग वक्र एक अवतल आकार ले लेता है, जिससे अक्सर झुका हुआ या बाहर की ओर झुकने वाला वक्र कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था वक्र के साथ आगे बढ़ती है और एक वस्तु का अधिक उत्पादन करती है, उससे दूसरी वस्तु की अधिक मात्रा को छोड़ना पड़ता है, ठीक है। जैसे जैसे वही उसका वो उत्पादन करेगी तो दूसरी वस्तु का वो क्या करेगी, प्रोडक्शन कम करती चली जाएगी। देखिए वैसे अब आपको दोबारा समझना है ग्राफ के थ्रू, ग्राफ के थ्रू देखिए, पहले यहां पर इसकी पूरी प्रोडक्शन कर रहा था 100 और इसके प्रोडक्शन कर रहा था 0। अब इसने इसकी प्रोडक्शन बढ़ाई 20, इसके प्रोडक्शन 20 कर दी, तो इसकी प्रोडक्शन कम होगी, कम होती चलेगी, देखो यहां पर प्रोडक्शन कम होगी। अब इसने 20 से सीधी कर दी, यहां पर कितनी 60 प्रोडक्शन, 60 प्रोडक्शन, तो यहां पर इसकी प्रोडक्शन फिर से कम होगी, आप लोग यहां पर देख सकते हो कितनी कम होगी। अब ये स्ट्रेट लाइन नहीं जाएगी, आप क्या आप लोग देख सकते हो ये स्ट्रेट लाइन क्या चली जाएगी, भाई यहां पर देखो, क्या ये स्ट्रेट लाइन जा सकती है, बिल्कुल नहीं जा सकती है। स्ट्रेट लाइन तो कहां पर चलेगी, है ना, देख रहे हो आप, स्ट्रेट लाइन तो कहां पर चलेगी, यहाँ पर आप लोग देखिए। तो जैसे जैसे इसकी अवसर लागत में, प्रोडक्शन में वो क्या करेगा, वृद्धि करेगा, तो उसको दूसरे के प्रोडक्शन में कमी करनी पड़ेगी। तो इसको, इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए उसको दूसरी अपॉर्चुनिटी को छोड़ना पड़ेगा, सिंपल सी बात है ना। तो ये चीज इसके अंदर बताई गई है, राइट। चलिए बोला है घटती अवसर लागत के तहत पीपीसी का आकार, अगर अवसर लागत घट रही है तो हमारा पीपीसी का आकार कैसा होता है ये भी समझिए। ये लास्ट कंडीशन है और ये क्वेश्चन पूरा मैं अभी बता रहा हूं 15 मार्क्स का आएगा, तो बिल्कुल मिस मत करना, कट करके मत देखो वीडियो को, रिक्वेस्ट आपसे कट करके मत देखो। देखिए क्या बोला है, घटती अवसर लागत के साथ एक उत्पादन संभावना वक्र किसी अवतल या अवक झुकने वाली पीपीसी के रूप में भी जाना जाता है। एक ऐसी स्थिति जहां किसी वस्तु के उत्पादन की अवसर लागत कम हो जाती है क्योंकि उस वस्तु का अधिक उत्पादन होता है। दूसरे शब्दों में जैसे जैसे अर्थव्यवस्था संसाधनों को एक वस्तु के उत्पादन से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित करती है, वैसे वैसे संसाधन जो पहली वस्तु के उत्पादन के लिए सबसे कम उपयुक्त होते थे दूसरी वस्तु के उत्पादन के लिए अधिक उपयुक्त होते चले जाएंगे। भाई जाहिर सी बात है, आप बना रहे हो शर्ट, अब आपके पास में जितनी भी टेक्नोलॉजी है, मशीनरी है, आप उसको शर्ट बनाने में लगा रहे हो, शर्ट बनाने में लगा रहे हो और आपको जीन्स भी बनाना साथ साथ में, लेकिन आप क्या कर रहे हो, जीन्स में कम लगा रहे हो। लेकिन मार्केट में क्या हुआ, शर्ट से ज्यादा जीन्स बिकने लग गई, तो आपने क्या किया, अपनी सारी मशीनरीज को धीरे धीरे करके शर्ट से हटाकर जीन्स पे लगाया। तो जीन्स के ऊपर जितने भी आपने साधन लगाए उस शर्ट को छोड़कर, तो दूसरी अपॉर्चुनिटी को आपने ग्रैब किया, तो इसका आकार हो जाएगा बिल्कुल टेढ़ा। कैसे, देखिए ये धीरे धीरे नीचे की ओर आपका गिरने लग जाएगा। ये देखिए नीचे धीरे धीरे आपका नीचे की ओर अवतल हो जाएगा, ये चलने जाएगा, ठीक है। ये कम होता चलेगा ना भाई, पहले आप पूरे 100 मशीनरी इस पे लगा रहे थे, फिर आप कम नहीं करी, फिर आपने इस पे 20 लगाई, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि आपने 20 मशीनरी लगाई, फिर कम होगी आपकी, कम होगी, देखो कम होकर कहीं 20 की यहाँ पर आ गई,
बिल्कुल 40 मशीनरी होगी, बिल्कुल यहाँ पर आपने 40 कर दी, यहाँ पर 20 कर दी, फिर यहाँ पर आपने 40 मशीनरी बढ़ा दी, फिर यहाँ पर आपने मान लो 30 कर दी, फिर यहाँ पर आपने टोटल 100 कर दी, तो यहाँ पर आपकी मशीनरी टोटल 0 होगी इसके प्रोडक्शन में। ठीक है, तो ये बात हुई यहाँ पर इसकी क्लियर। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, लेसन फर्स्ट के अंदर से 2 ही क्वेश्चन मेन इंपॉर्टेंट थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। और अगर लेसन आपको समझ में नहीं आया है तो इसमें आपकी गलती है, क्योंकि आपने वीडियो कट करके देखा, मैंने अपनी ईमानदारी से पूरी चीज आपको समझाई है। ठीक है, ध्यान रखना, पूरी चीज समझाई है मैंने। इसके अंदर आपको 30 मार्क्स का क्वेश्चन बनाया और 30 मार्क्स में से 100% एक क्वेश्चन आपका बनकर तैयार हो गए, मेरी गारंटी है। अभी स्टाम्प पेपर पर लिख के देता हूँ आपको। ठीक है, बाकी अगर लेक्चर अच्छा लगा, वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करके जरूर जाना। हमारी मेहनत का कुछ ना कुछ फल के देके जाना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आपके लिए और सारे लेक्चर बनाऊं। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।